इस वक्त की बड़ी खबर के साथ फिलिस्तीन संगठन हमास के चीफ इस्माइल हनिया ईरान की राजधानी तेहरान में एक मिसाइल हमले में मारे गए हैं। हमास ने बयान जारी कर कहा है कि हनिया और उनका एक बॉडीगार्ड यहूदी हमले में मारे गए हैं। हनिया ईरान के नए प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण के लिए तेहरान आए थे। आमतौर पर हनिया तुर्की और कतर में रहा करते थे। इजराइल के हेरिटेज मंत्री एमीचे एलियाहू ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि दुनिया की गंदगी साफ करने का सही तरीका यही है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ने कहा है कि इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेना ईरान की ड्यूटी है। ईरान ने अपनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भी इस बात का मुद्दा उठाया है और सीरिया के विदेश मंत्री ने इस घटना को क्षेत्र में आग लगाने वाली कार्रवाई बताया है। लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप ने इसे शहादत बताते हुए बदला लेने की बात कही है। वहीं चीन ने घटना पर चिंता जताते हुए इसकी निंदा की है। तुर्की और रूस ने भी इस घटना की निंदा की है। आपको बता दें, पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ग्रुप के हमले के बाद इजराइल ने इस्माइल हनिया को मार गिराने की शपथ ली थी। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। तब से गाजा पट्टी में चल रहे इजरायली ऑपरेशन में अब तक करीब 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। चलिए अब रुक करते हैं संसद का, जहां पर जाति को लेकर हंगामा लगातार छिड़ा हुआ है। कल लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे बाद में संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। अनुराग ठाकुर के इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें गाली दी गई है। आज अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने बेहद आक्रामक रवैया विपक्ष का दिखाई दिया। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के बयान की निंदा की। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर एक बार फिर जातीय जनगणना की बात की और अनुराग ठाकुर पर हमला बोला। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। पिछले दिन बजट के चर्चा पर भाजपा के तरफ से जो बातें आए, उन बातों से समाज के दलित, आदिवासी और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ठेस पहुंची, चोट पहुंची, क्योंकि समाज के हर वर्ग, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग करें। और उनके मांग पर कल तंज किया गया, भाजपा की तरफ से हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। वो उस भाषण की प्रशंसा करते हैं जो जाति जनगणना के खिलाफ है। तो अनुराग ठाकुर के इस बयान पर विपक्ष लगातार आक्रामक है। वहीं बीजेपी ने अनुराग ठाकुर के इस बयान का बचाव किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है। जाति उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए। तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। और देखो, द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू। तो संसद में जाति को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट में राज्य को इस साल करीब 23 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, जो कि पिछले साल से 2 लाख करोड़ ज्यादा है। I would like to underline that our unflinching commitment to cooperative federalism, the total resources proposed to be transferred to the state this year, 24-25, is estimated to be 22.91 lakh crores. This actually entails an increase of about
2.49 lakh crores over 23-24. Even compared to last year, it's an increase of about 2.49 lakh crores. Similarly, the outlays for all union territories has also increased from 61,118 crores in 23-24 to 68,660 crores in 24-25. So the states and the union territories are clearly getting in time the resources which are expected to be released for them. वित्त मंत्री ने राज्यसभा में पीएलआई स्कीम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की पीएलआई स्कीम अच्छा काम कर रही है। So India's production linked incentive scheme stands out as a successful scheme, taking this one example, and in the other 13 sectors, 14 together, 13 sectors also, we see a lot of interest in investing and producing so that India becomes a manufacturing hub. The production link incentive scheme, which was brought in because we wanted to attract a lot of investment into India, is seeing a lot of interest and continues to see a lot of interest. लोकसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक पेश हो गया। ये विधेयक एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह लेगा। इसमें क्या कुछ है खास बताने के लिए सीधा जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या खासियत है, क्या कुछ विशेषताएं हैं इस विधेयक की? देखिए, इस विशेष विधेयक की दो खासियत है। पहली बात तो यह है कि ये विधेयक आज़ादी से पहले के एक एक्ट को रिप्लेस कर रहा होगा, जो आपने एक्ट का नाम लिया एयरक्राफ्ट एक्ट, उसको रिप्लेस कर रहा होगा। तो एक तो बड़ी बात यह है। लेकिन इस जो नए बिल है, अगर पारित हो जाता है तो इसमें कई सारी विशेषताएं हैं जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर साबित होगा, फायदेमंद साबित होगा। पहली बात कि मेक इन इंडिया को एविएशन सेक्टर में ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में ये विधेयक कारगर है, क्योंकि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे एविएशन सेक्टर में निवेश का लाना, मैन्युफैक्चरिंग किया जाना, अपनी यूनिट लगाना, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाना, इन सब के रास्ते काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एमआरओ एक्टिविटी जो होता है, जो यहाँ के हवाई जहाज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए कई बार बाहर जाना होता है, तो उस एमआरओ एक्टिविटी को भारत में ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ज़रूरी प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। तीसरी बात, यहाँ पे सिर्फ निवेशक और एविएशन सेक्टर के लिए नहीं, दरअसल आम लोगों के लिए भी पैसेंजर की सुरक्षा का, पैसेंजर की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है और इसके लिए भी विधेयक में जरूरी प्रावधान किए गए हैं ताकि जो भी एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर हैं उन रेगुलेटर को ज्यादा व्यापक अधिकार दिए जा सके ताकि पैसेंजर के हितों की भी रक्षा यहां पर हो सके। तो मुझे लगता है कि निवेशक, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन सेक्टर के स्टेक होल्डर और पैसेंजर सभी के लिए इस विधेयक में कई सारी अहम बातें कही गई हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। और दिल्ली के कोचिंग हादसे के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। इस बीच हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह मामला केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब चलते हैं असीम के पास। तो असीम बताएं, दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुई घटना की जांच की मांग को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इस मामले में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास अधिकारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, आपके अधिकारी दिवालिया हो गए हैं, ऐसे में आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से अपग्रेड करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें लगता है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। उनसे कहा कि आपने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। आप राह पर चलते हुए आदमी को पकड़ करके अंदर कर देते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अभी तक आपने एमसीडी के अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अब एमसीडी के जो निदेशक हैं, दिल्ली पुलिस के डीएसपी हैं और आईओ है, उन सबको शुक्रवार को बुलाया। उनसे कहा है कि आप इस पूरे मामले की सारी फाइलें लेकर के आइए, हम देखना चाहते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा से होगी।
शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने पर बात बनती दिख रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी के पास। तो आलोक, बताएं, नेचुरल गैस को जीएसटी में शामिल करने पर क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जिन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर लंबे समय से चर्चा चल रही है, उसमें नेचुरल गैस को लेकर सहमति बनती हुई दिख रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर कई दौर की चर्चा की है और इस पूरे प्रपोजल को अब फिटमेंट कमेटी में भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक नेचुरल गैस पर 18% जीएसटी लगाई जा सकती है क्योंकि ये रेवेन्यू न्यूट्रल के काफी करीब है। दरअसल अभी जो सेंट्रल एक्साइज है वो नेचुरल गैस पर 0 है, लेकिन अलग अलग राज्य अलग अलग दरों से वैट वसूलते हैं, लिहाजा ये 14% से लेकर 24% के आसपास है और कुल जो कमाई होती है इस वैट के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की होती है। तो सरकार चाहती है कि जो कमाई का लेवल है वो फिलहाल रेवेन्यू न्यूट्रल रहे और इस लिहाज से 18% जीएसटी लगाई जा सकती है। रही बात ये जो नेचुरल गैस है इसको जीएसटी में लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये आइटम एक ऐसा है जो रॉ मटेरियल यानी कि फीड स्टॉक की तरफ यूज होता है। अलग अलग इंडस्ट्री जैसे फर्टिलाइजर, सीएनजी, एलपीजी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन इंडस्ट्री को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है क्योंकि इसमें राज्य वैट वसूलते हैं। लिहाजा इन इंडस्ट्री को इससे काफी फायदा होगा अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो। और साथ ही साथ जो गैस की कीमतें हैं उसको कम करने में भी, खासतौर से ग्राहकों के नजरिए से भी इसमें काफी बेनिफिट हो सकता है। तो लिहाजा सरकार ने मन बना लिया है और अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक जो अगस्त के एंड में होने वाली है, हो सकता है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है क्योंकि जो 2 बड़े उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात है, इसमें गुजरात ने अपनी तरफ से हामी दे दी है। देखना होगा महाराष्ट्र का क्या रुख होगा, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में धुआंधार तेजी दिखी। सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 286 पॉइंट चढ़कर 81,741 पर और निफ्टी 94 पॉइंट चढ़कर 24,951 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी मेटल, फार्मा, इंफ्रा शेयरों में दिखी तो रियलिटी, तेल, गैस शेयरों में दबाव देखने को मिला। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 151 हो गई है। 131 लोग अस्पताल में हैं जबकि 220 लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बचाव राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। मुंडकई और चूरलमाला के बीच का पुल टूटने की वजह से लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की। आप देखते रहिए आवाज समाचार। तीन संगठन हमास के चीफ इस्माइल हनिया ईरान की राजधानी तेहरान में एक मिसाइल हमले में मारे गए हैं। हमास ने बयान जारी कर कहा है कि हनिया और उनका एक बॉडीगार्ड यहूदी हमले में मारे गए हैं। हनिया ईरान के नए प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण के लिए तेहरान आए थे। आमतौर पर हनिया तुर्की और कतर में रहा करते थे। इजराइल के हेरिटेज मंत्री एमीचे एलियाहू ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि दुनिया की गंदगी साफ करने का सही तरीका यही है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई ने कहा है कि इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेना ईरान की ड्यूटी है। ईरान ने अपनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भी इस बात का मुद्दा उठाया है और सीरिया के विदेश मंत्री ने इस घटना को क्षेत्र में आग लगाने वाली कार्रवाई बताया है। लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप ने इसे शहादत बताते हुए बदला लेने की बात कही है। वहीं चीन ने घटना पर चिंता जताते हुए इसकी निंदा की है। तुर्की और रूस ने भी इस घटना की निंदा की है। आपको बता दें पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ग्रुप के हमले के बाद इजराइल ने इस्माइल हनिया को मार गिराने की शपथ ली थी। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। तब से गाजा पट्टी में चल रहे इजरायली ऑपरेशन में अब तक करीब 40,000 लोग मारे जा चुके हैं।
चलिए अब रुक करते हैं संसद का, जहां पर जाति को लेकर हंगामा लगातार छिड़ा हुआ है। कल लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे बाद में संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। अनुराग ठाकुर के इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें गाली दी गई है। आज अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने बेहद आक्रामक रवैया विपक्ष का दिखाई दिया। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के बयान की निंदा की। अखिलेश यादव ने संसद के बाहर एक बार फिर जातीय जनगणना की बात की और अनुराग ठाकुर पर हमला बोला। सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। पिछले दिन बजट के चर्चा पर भाजपा के तरफ से जो बातें आए, उन बातों से समाज के दलित, आदिवासी और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ठेस पहुंची, चोट पहुंची, क्योंकि समाज के हर वर्ग, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और उनके मांग पर कल तंज किया गया, भाजपा की तरफ से हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। वो उस भाषण की प्रशंसा करते हैं जो जाति जनगणना के खिलाफ है। तो अनुराग ठाकुर के इस बयान पर विपक्ष लगातार आक्रामक है। वहीं बीजेपी ने अनुराग ठाकुर के इस बयान का बचाव किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है। जाति उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए। तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। और देखो, द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू। तो संसद में जाति को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर।